गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सब। और बच्चों जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 10। और यूनिट नंबर 10 का जो लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू, इस चैप्टर के अभी तक हम लोग ने टोटल सिंगल लेक्चर्स लगाया है। और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में दो पॉइंट्स की। कौन कौन सी? हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन के लिए मेन पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, कैसे एयर पॉल्यूशन होता है। और थर्ड हम बात करेंगे कि कैसे जो एयर पॉल्यूशन है हम उसको इफेक्टिव वे में कंट्रोल कर सकते हैं। कौन से वो रास्ते हैं जिस रास्ते से जो एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को और समझते हैं सबसे पहले एयर पॉल्यूशन और कैसे हमें इसे कंट्रोल करना है। चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं एयर पॉल्यूशन को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की लगातार डिमांड बढ़ रही है। यस, बहुत सारी चीजों की लगातार डिमांड्स बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे फूड की डिमांड्स बढ़ती है, बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो आउटपुट्स के रूप में वहां पर क्या बहुत सारा स्मोक्स बाहर से आता है। जैसे आप देख रहे हैं ये स्मोक किस तरीके से बाहर आ रहा है यहाँ पे। यस, देख रहे हैं आप कितना धुआं बाहर निकल रहा है, कितना ज्यादा इसमें हाइड्रोकार्बन होगा। और यही सब हाइड्रोकार्बन जिसमें जहरीली गैसेस भी होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और ये सब जब गैसेस हमारे एयर में आती हैं तो जो एयर की क्वालिटी है वो क्या कर जाती है, एयर की क्वालिटी रिड्यूस कर जाती है। और जब एयर की क्वालिटी रिड्यूस करेगी और ऐसी एयर को हम ब्रीथ करेंगे, ऐसी एयर को जब हम इनहेल करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर मैटर्स हैं छोटे छोटे, ये हमारे लंग्स पे पहुंचेंगे, लंग्स को डैमेज करेंगे, डिफरेंट तरीके की डिसीजेस देंगे। तो अगर हम बात करें बच्चों यहां पर जिस तरीके से आप पॉल्यूशन देख रहे हैं तो दो वर्ड बड़े कॉमन हैं, जरा इसको समझ लीजिए। पूछ लिया जाता है कि लंदन स्मोक, फिर से बात कर लेते हैं। हम बोलते हैं एक वर्ड आता है लंदन स्मोक और दूसरा आता है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको हम लॉस एंजल स्मोक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्मोक का मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखिए अगर हम वर्ड लिखें स्मोक तो स्मोक में दो चीजें हैं। क्या है? पहला तो इसमें फॉग प्लस स्मोक। स्मोक का मतलब क्या बच्चों? धुआं। जब फॉग के साथ ये स्मोक जिसे बहुत सारा पॉल्यूटेंट से जब मिल जाता है तो जो स्ट्रक्चर्स तैयार होता है उसे हम बोलते हैं स्मोक। क्लियर है? अब यहां पर दो वर्ड है। पहला वर्ड है लंदन स्मोक। लंदन स्मोक क्या होता है जरा इसको आप समझ लो। एक्चुअली होता क्या है कि जब इंडस्ट्री से या ऑटोमोबाइल से जब बहुत सारा धुआं बाहर निकलता है तो आपको पता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। तो होता क्या है कि जब ये सल्फर डाइऑक्साइड एयर में ज्यादा आ जाता है और ऑलरेडी वहां पर फॉग हो, और अगर वहां पर ये सल्फर डाइऑक्साइड जब फॉग के साथ मिलता है तो जो धुएं का कलर है, जो स्मोक का कलर है बच्चों, या तो वो हल्के हरे रंग का हो जाता है या हल्का पीले कलर का हो जाता है। तो अगर इस तरीके का स्मोक देखने को मिलता है तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं लंदन स्मोक। यस, तो लंदन स्मोक का मेन कारण क्या है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड का यस एयर के साथ मिलना, फॉग के साथ मिल जाना। सेकेंड वर्ड आता है फोटोकेमिकल स्मोक, या हम इसको बोलते हैं लॉस एंजल स्मोक। लॉस एंजल्स आपको पता है कहां है? यूएसए में है। लॉस एंजल स्मोक कब बोलेंगे? जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यस फॉग के साथ मिलेगा तो ये ब्राउन कलर का स्मोक बनाता है। कैसा? भूरे कलर का स्मोक बनाएगा। इसे ही हम बच्चों बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक या लॉस एंजल स्मोक। तो आपको याद क्या रखना है नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला, अगर लंदन स्मोक है तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से है, और अगर ये फोटोकेमिकल स्मोक या एंजल स्मोक है बच्चों तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब थोड़े से पॉइंट्स को हम लोग और क्लियर करते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर हम एयर पॉल्यूशन की इफेक्ट की बात करें कि क्या ये इफेक्ट करता है, फिर हम बात कर लें कि लेस इफेक्टिव पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं और मोर इफेक्टिव पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पॉल्यूटेंट्स मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, तो जो बच्चे यहां पर नए हैं जरूर मेरे फर्स्ट लेक्चर्स को लगाएंगे, उससे भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर से मैं आपको बता देता हूं, पॉल्यूटेंट्स वो फैक्टर होते हैं जो पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। जैसे अगर हम बोले कि एयर में सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड आया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं।
अगर हम बोलेंगे कि धुएं में लेड है तो लेड क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं। क्लियर है बच्चों? तो पॉल्यूटेंट्स वो फैक्टर हैं जो पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें इफेक्ट की, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन प्रभावित हो रहा है? ह्यूमंस प्रभावित हो रहे हैं, एनिमल्स प्रभावित हो रहे हैं, प्लांट्स प्रभावित हो रहे हैं। अगर उनको क्वालिटी एयर नहीं मिलेगी तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें बच्चों इफेक्ट की, तो पहला इफेक्ट क्या आपको देखने को मिलता है कि ह्यूमन के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होती है जब एयर इंडेक्स क्वालिटी, क्या बोलते हैं इसको, AIQ, एयर इंडेक्स क्वालिटी जब ये डाउन हो जाती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब भी डाउन होगा इसका मतलब क्या है कि एयर की क्वालिटी क्या हो गई, खराब हो गई है। तो यहां पर क्या होता है कि जब पॉल्यूटेंट्स ज्यादा होगा एयर में, तो जब भी हम इनहेल करेंगे तो बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स को डैमेज करेगा, रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। चाहे बात ह्यूमन की हो, एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, ये तीनों के तीनों जो स्पीसीज हैं वो अफेक्ट करेंगे, अफेक्ट होंगे। ओके बच्चों, चलिए अगर हम बात करें कि क्या पॉल्यूटेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो लेस इफेक्टिव हैं या कुछ ऐसे भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो मोर इफेक्टिव हैं, तो यस बेटा। अगर हम बात करें कि लेस इफेक्टिव पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है, यस। और अगर उसका परसेंटेज मेंटेन है तो हम बोलेंगे भाई कोई पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ये लेस इफेक्टिव पॉल्यूटेंट्स माने जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए जब भी किसी चीज की अति होती है, जब भी किसी चीज की बढ़ोतरी होती है तो वो आपके लिए नुकसान करता है। जैसे अगर हम ज्यादा खाना खा ले तो क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए नुकसान कर जाएगा, यस, टॉक्सिक रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक वैसे एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों के तीनों गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे आपको पता है नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है, ऑक्सीजन कितनी हो, लगभग 21% होती है। तो अगर इनका परसेंटेज ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। तो एक्चुअली जो तीन गैसेस हैं, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों लेस इफेक्टिव पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आती है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ज्यादा पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, तो चार वो केमिकल्स हैं जो सबसे ज्यादा, गैस कह लीजिए, केमिकल्स कह लीजिए, सबसे ज्यादा मोर इफेक्टिव पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आता है। पहला आता है पैन, इसको एक्चुअली बच्चों इसको कायदे से इस तरीके से कैपिटल में लिखना चाहिए था, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, सेकंड ओजोन, थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये चारों के चारों आपको पता है, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब आपको पता है ओजोन भी दो तरीके की होती है, एक होती गुड ओजोन और एक होती बैड ओजोन। तो मैंने आपको इसके पहले लेक्चर्स में इसको काफी कुछ क्लियर किया, तो जो बच्चे नए हैं जरूर इस लेक्चर्स को लगाएंगे। तो देखिए अगर सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स, मोर पॉल्यूटेंट्स मानी जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड यस, बहुत मोर पॉल्यूटेंट्स मानी जाती हैं, और दोनों की दोनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल्स हैं वहां से धुएं के फॉर्म पे बाहर आती हैं गैसेस, और जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वहां से भी आप देखिए यहाँ से भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो ये आती है मोर इफेक्टिव पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में, और ये तीनों आते हैं लेस इफेक्टिव पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में। और जो इफेक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और जो ऑर्गन है लंग्स वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। चलिए सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और कुछ पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना की, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। बच्चों अगर हम यहां पर देखें एसिड रेन वास्तव में है क्या, तो जरा इसको समझ लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, तीन स्टेप पे बात करेंगे। सबसे पहले एसिड रेन से होता क्या है। आप जानते हैं कि जब भी आप पहली बारिश होती है तो आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा मना करते हैं कि भाई पहली बारिश में मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब पहली बारिश होती है और जब एयर में पॉल्यूशन होता है, ये जो पॉल्यूटेंट्स जो गैसेस होती हैं सल्फर, ये पानी के साथ नीचे आती है, और जब ये नीचे आती हैं तो जिन जगह पर ये पड़ती है उसको नुकसान पहुंचाती है, अर्थात उसमें एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है, और एसिड आप जानते हैं कितना नुकसान करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एसिड रेन से जो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है, बिल्डिंग का, इंडस्ट्री का, प्लांट की ग्रोथ का।
यस, एक्चुअली होता क्या है कि जब एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, यस, इंडस्ट्री की वजह से, तो ये जब एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है प्रॉपर, और जब पानी बरसता है तो पानी के साथ ये गैसेस नीचे आती हैं, यस, जिसकी वजह से वो जो रेन है वो नेचुरल रेन ना होके उसका नाम हम दे देते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन जब ऐसा पानी कुछ जैसे अगर मेटल्स में पड़ेगा, भवन में पड़ेगा, इमारतों में पड़ेगा, तो उसको एक इफेक्ट देता है बच्चों, और उस इफेक्ट्स को बोलते हैं कोरोड इफेक्ट। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहां पर क्या होता है, बिल्डिंग्स को ये खराब करता है, जो लोहे हैं उसको खराब करता है, कुछ मेटल्स है उसको खराब कर देता है। तो यहां पर होता क्या है कि यदि अब यहां पर क्या है कि अगर एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये वाटर के साथ क्या होता है, जब ये गिरता है, ये जो खराब ये केमिकल्स हैं, तो ये नुकसान करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें कि जब अगर पानी बरस रहा है और प्रॉपर वहां पर लाइटिंग भी हो रही है, मतलब बिजली भी चमक रही है, तब क्या होता है कि जो एयर में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाती है HNO3 में या नाइट्रिक एसिड में। और ये सल्फ्यूरिक एसिड और जब ये नाइट्रिक एसिड जब इमारतों में गिरता है या किसी मेटल्स में गिरता है या प्लांट्स में गिरता है, तो उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो एक्चुअली ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एयर में है, कहां से है, इंडस्ट्री की चिमनियों से बाहर आए हैं, ऑटोमोबाइल से बाहर आए हैं। तो होता क्या है कि जब पहली रेन होती है, तो पहली बरसात होती है, तो पानी के साथ जो वाटर के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2SO4 में। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक एसिड में। और ये दोनों के दोनों केमिकल्स बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, और यही दोनों केमिकल्स किसका कारण बनते हैं, कोरोड इफेक्ट का। ये मेटल्स को खराब करते हैं, बिल्डिंग्स को खराब करते हैं। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो एयर में इतने ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, क्या कोई ऐसे मेथड है जिससे हम एयर को प्यूरिफाई भी कर सकते हैं बच्चों, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर एयर को हमें इंप्रूव करना है, यस, तो इंप्रूव इन एयर क्वालिटी इंडेक्स आप जानते हैं टीवी में दिखाया जाता है, AQI जैसे दिखाया जाता है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा सुबह के समय, जब ठंडी के समय में आप देखिए तो जब फॉग होता है सुबह, तो उसके साथ जब धुआं उसके साथ मिलता है तो स्मॉग बन जाता है, और विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। कितने ज्यादा एक्सीडेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रीथिंग में कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या बोलते क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या हो गया, बहुत डाउन हो गया, बहुत खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो अगर इस एयर की क्वालिटी को हमें इंप्रूव करना है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं भाई, जहां से शुरुआत हो रही है अगर वहीं पर हम रोक लगा दे, वहीं से जो एयर है फिल्टर के रूप में फिल्टर होके बाहर आए, तो यस रोक लग सकती है, यस और नो लग सकती है। तो यहां पर हम कुछ ऐसे मेथड्स की बात करेंगे, जैसे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक ऐसा मेथड है जिससे जो चिमनियों से ये जो एयर आ रही है, एयर की क्वालिटी खराब है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको अगर इस तरीके से हम कन्वर्ट कर दें कि ये गैसेस बाहर ही ना आए, सिर्फ प्यूरिफाई एयर ही बाहर आए, तो निश्चित रूप से एयर की क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों आगे की जो स्लाइड है उसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक मेथड है, स्क्रैबर है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन मेथड क्या है और किस तरीके से हम एयर क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। तो यहां तक अगर आपने देख लिया तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग समझते हैं बच्चों एक स्क्रैबर मेथड को समझते हैं, और दूसरा हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशंस को। चलिए ये स्लाइड प्रॉपर आपको दिख रही है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए स्क्रैबर है, इसकी बात करेंगे। मैं जरा इनकी कलर चेंज करूँ, यस, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्क्रैबर का, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का।
देखो थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर देता हूं जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहां से इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर देंगे। यस, और अब हम प्रॉपर यहां पर इस तरीके से समझ पाएंगे। यहां तक बच्चों जो मैं आपकी बात करूंगा, यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले स्क्रैबर की, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में जो भी इफ्लुएंट्स बाहर आते हैं, किससे आते हैं? अगर आप देखें आगे तो आप ये देखो चिमनियां हैं, चिमनियों से बाहर कितना पॉल्यूटेंट्स बाहर आ रहा है ना, जहरीली गैसेस बाहर आ रही हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अगर इसको हम यहीं पर कुछ ऐसा मेथड लगा दें कि इन चिमनियों से इस तरह की गैसेस बाहर ना आए, जो ये गैसेस आके बाहर पूरे एनवायरमेंट्स को पॉल्यूट्स कर रही हैं, अगर हम यहीं पर बच्चों अगर हमने पाबंदी लगा दी, कुछ ऐसे मेथड लगा दिए जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर ना जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी अच्छा हो जाएगा और एनवायरमेंट भी हमारा साफ रहेगा। चलो, तो इसमें सबसे पहला एक मेथड आता है स्क्रैबर का। हम इन चिमनियों में स्क्रैबर लगाते हैं। क्या करते हैं स्क्रैबर में और किन गैसेस को हम यहाँ पर रोक सकते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए आ जाते हैं अपनी उस स्लाइड में जहां पर हमको समझना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हम इसको थोड़ा सा पहले यहां से अलग कर लेते हैं इस तरीके से, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब सबसे पहले हम स्क्रैबर की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, स्क्रैबर कहां पर लगेंगे? तो इंडस्ट्री में जो चिमनियां हैं वहां पर हम स्क्रैबर्स को लगाते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मान लो ये चिमनी है, तो यहाँ पर हमने अगर स्क्रैबर को बच्चों लगा लिया तो यहाँ से जो गैसेस हैं वो प्यूरिफाई होकर बाहर जाएंगे। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि ये चीज चिमनी दिखाई गई है और इसमें ये डर्टी एयर देखो यहां पर इस तरीके से एंट्री कर रही है। अब इस डर्टी एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं जो इन्वायरमेंट्स को पॉल्यूट कर सकती हैं? आप जानते हैं इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें गैसेस होगी सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें गैसेस होगी नाइट्रोजन ऑक्साइड। यस, अब क्या होगा, अब यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों कि यहां पर जब ये गैसेस बाहर निकलती हैं तो यहां पर एक वाटर लाइन का स्प्रे लगाते हैं। यहां पर एक स्प्रे लगा होता है, ये देखो स्प्रे लगा हुआ है। वाटर लाइन का स्प्रे का मतलब क्या होता है? चूने का पानी। तो यहां पर जो स्प्रे लगा हुआ है इसमें हम चूने को पानी के साथ मिक्स करके, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड्स को वाटर लाइन स्प्रे से हम चूने के पानी को, ये जो धुआं ऊपर से जो धुआं ये नीचे से आ रहा है जहरीली गैसेस को लेके, इस पर हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड है। ओके, होगा क्या, जब सपोज दैट यहां पर मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है और ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बच्चों जब ये रिएक्शंस करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और कैल्शियम कार्बोनेट आप बात जानते हैं कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट नीचे की तरफ बैठ जाएगा यहां पर। सेकेंड, मान लेते हैं हम मान लेते हैं यहां पर कि सल्फर डाइऑक्साइड इस धुएं में है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड जब इसके साथ रिएक्ट करेगी बच्चों, तो ये कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगी इसको। अब जब कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट कर दे तो कैल्शियम सल्फेट नीचे सॉलिड के फॉर्म में नीचे गिर जाएगा। तीसरा, जब हम चूने का पानी का छिड़काव कर रहे हैं अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड का छिड़काव कर रहे हैं, अगर इस जहरीली गैस में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2 है बच्चों, तो जब इस NO2 के साथ कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर इसके साथ रिएक्ट करेगी तो इसको कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगी। तो जब कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगी तो कैल्शियम नाइट्रेट भी सॉलिड होता है, तो वो भी नीचे यहां पर आ जाएगा। और फाइनली यहां से हम प्लेट को बाहर निकाल लेंगे और अब क्या होगा, जो एयर बाहर जाएगी उसमें ना तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ना तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा और ना ही नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। तो जब ये जहरीली गैसेस नहीं होंगी तो जो एयर बाहर जाएगी वो बच्चों कैसी होगी, क्लीन एयर होगी। तो याद रखिएगा स्क्रबर में हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब चूने के पानी का हम छिड़काव करते हैं। जो गैसेस कैसी होती है, पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ओके बच्चों, क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो आपको समझ में आया कि स्क्रैबर का यूज हम कहां पर करेंगे। हम इन गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम चूने का पानी का छिड़काव करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। जब हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की गैस में जब हम चूने का पानी का छिड़काव करेंगे अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इस पे अगर हम चूने का छिड़काव करेंगे तो कैल्शियम का नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और तीनों को तीनों यहाँ पर प्लेट के फॉर्म पे होंगे, प्लेट में इकट्ठा हो जाएंगे और प्लेट को हम बाहर कर लेंगे। इस तरीके से जो एयर बाहर जाएगी वो कैसी होगी बच्चों, क्लीन होगी। और यही तो हमारा पर्पस था कि जो एयर हम डाल रहे हैं एनवायरमेंट में वो प्योर हो, जिससे हमारी एयर की क्वालिटी इंप्रूव हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। जरा मैं एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक, हाँ चलिए ओके चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग ने स्क्रैबर की बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। तो थोड़ा इसको हम अलग कर देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो।